नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। भारत चीन एलएसी पर कुछ इलाकों को लेकर सहमति बन चुकी है। देपसांग टेमचौक के बाद अरुणाचल के यांगत्से में शुरू होगी पेट्रोलिंग और इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों को दी जाएगी गश्त की अनुमति। यांगत्से में पहले की तरह चीनी सैनिक कर सकेंगे पेट्रोलिंग। गश्त के दौरान एक दूसरे की आवाजाही को नहीं किया जाएगा अवरुद्ध। चीनी पीएलए के साथ में ही अक्सर भारतीय सैनिकों का आमना सामना होता रहता है। वहीं दिवाली से पहले टेमचौक देपसांग से हट जाएंगे सभी सैनिक। दोनों देशों के सैनिक 28-29 अक्टूबर तक यहां से पूरी तरीके से पीछे हट जाएंगे। भारत चीन के एलएसी पर कुछ इलाकों को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है, क्योंकि देखिए यही उम्मीद जताई जा रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच में जब मुलाकात होती है तो कई सारी रणनीति बनेगी और सहमति बनती हुई नजर आएगी। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच देखिए देपसांग और टेमचौक के बाद अरुणाचल के यांगत्से में शुरू होगी पेट्रोलिंग और क्षेत्र में चीनी सैनिकों को दी जाएगी गश्त की अनुमति। इससे पहले यांगत्से में पहले की तरह चीनी सैनिक पेट्रोलिंग अब कर पाएंगे। गश्त के दौरान एक दूसरे की आवाजाही को अवरुद्ध भी नहीं किया जाएगा। चीनी पीएलए के साथ में ही अक्सर भारतीय सैनिकों का आमना सामना होता रहता है। दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली से पहले टेमचौक देपसांग से हट जाएंगे सभी सैनिक। दोनों देशों के सैनिक 28 और 29 अक्टूबर तक यहां से पूरी तरीके से अब पीछे हट जाएंगे। और देश के इतिहास में आज का दिन बेहद अहम है। आज ही के दिन में भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुए थे यह हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा यानी कि हरि सिंह ने किए थे विलय पर हस्ताक्षर और हस्ताक्षर करने के बाद यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को लगी थी विलय पर मुहर। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के विलय को किया गया था स्वीकार। पाक समर्थित कबायलियों के हमले के बाद में विलय का फैसला लिया गया था और उसके बाद में पाकिस्तान सेना से युद्ध के लिए मांगी थी भारतीय सेना से मदद और उसके बाद से ही संविधान में कहा गया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और वही देखने को मिला। देश के इतिहास में आज का दिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं और आज ही का वो दिन था जब भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुए थे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह ने विलय पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद में 27 अक्टूबर 1947 को विलय पर मुहर भी लग गई थी। बात की जाए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को स्वीकार किया था। पाक समर्थित कबायलियों के हमले के बाद में विलय का फैसला लिया गया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान सेना से युद्ध के लिए भारतीय सेना ने मदद भी मांगी थी और उसके बाद से ही संविधान में कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आएंगे जोधपुर। आईआईटी जोधपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। आईआईटी जोधपुर के करीब 1084 विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल देने वाले हैं। अलॉट फैब वे इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। इंडिया फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अध्यक्ष डॉक्टर एएस किरण करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता और ये तमाम कार्यक्रम आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रहने वाले हैं, क्योंकि आज जोधपुर का दौरा उनका होगा, जहां पर सबसे पहले आईआईटी जोधपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने वाले हैं। आईआईटी जोधपुर के करीब 1084 विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री प्रदान करेंगे। अलॉट फैब वे इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई का भी वर्चुअल उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इंडिया फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अध्यक्ष डॉक्टर एएस किरण करेंगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पंजाब सरकार ने 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। डीएसपी गुरशीर सिंह, डीएसपी समर वनीत, एसआई रीना, एसआई जगतपाल जंगू, एसआई शगनजीत सिंह, एएसआई मुख्तार सिंह,
हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सस्पेंड हुए हैं। सभी जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू करवाने के मामले में दोषी पाए गए हैं। 3 अप्रैल 2022 को इंटरव्यू की व्यवस्था कराने में ये दोषी पाए गए हैं। लॉरेंस सीआईए पुलिस स्टेशन खरड़ की हिरासत में था और तब ये इंटरव्यू करवाया गया था। घटना के बाद से ही पंजाब पुलिस को करना पड़ा था आलोचना का सामना। जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 महीने पहले एसआईटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को डीजीपी प्रमोद कुमार ने सौंप दी थी हाईकोर्ट को। बाबर सिद्दीकी के मर्डर के बाद से फिर से चर्चा में आ गई साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। आपको याद होगा कि एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 2 इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई के हुए थे और उस इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बहुत खुले में कहते हुए नजर आए थे कि सलमान खान को हम पहले ही बोल चुके हैं, हम धमकी भेज चुके हैं, अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यानी कि खुले तौर पर उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी दी गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस वक्त सुखदेव मूसेवाला केस था, वो पूरी तरह से परवान पर था, लगातार जांच पड़ताल जारी थी और उसको लेकर भी घेरे में थे लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन उसके बावजूद जो 2 इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई के सामने आते हैं वो काफी ज्यादा वायरल हुए थे और उसके बाद में प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे कि इतना कुख्यात गैंगस्टर है, वो जेल में बैठकर आखिर इंटरव्यू दे कैसे सकता है। क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर हम देख पा रहे थे कि लॉरेंस को कोई डर नहीं था, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था उसके पास थी। और जब उससे सवाल किया गया कि आप इतने आसानी से, क्या इंटरनेट की व्यवस्था है जेल के अंदर, क्या आपके पास में मोबाइल फोन है, तो उसको लेकर भी लॉरेंस कहते नजर आए कि यहाँ पर सभी व्यवस्था मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से ही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। पंजाब सरकार ने 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी जिन्हें कि सस्पेंड किया गया है। डीएसपी गुरशेर सिंह, डीएसपी समर वनीत, एसआई रीना, एसआई जगतपाल जंगू, एसआई शगनजीत सिंह, एसआई मुख्तियार सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू करवाने के मामले में दोषी पाए गए थे। 3 अप्रैल 2022 की हम बात कर रहे हैं, जब इस पूरे इंटरव्यू की व्यवस्था की गई थी और इसमें ये तमाम लोग जो कि दोषी पाए गए हैं। लॉरेंस सीआईए पुलिस स्टेशन खरड़ की हिरासत में था तब, और उसी वक्त में जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने वो इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर लॉरेंस के पास में तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही थी। घटना के बाद में पंजाब पुलिस को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। जांच के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 महीने पहले एसआईटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को डीजीपी प्रमोद कुमार ने सौंप दी थी हाईकोर्ट को। बाबर सिद्दीकी के मर्डर के बाद से फिर से साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ चुके हैं। सूर्यनगरी से 9 शहरों के लिए रोज उड़ेगी 14 फ्लाइट। डीजीसीए ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल अब जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर से लागू होगा फ्लाइट का समर शेड्यूल। जोधपुर से 9 शहरों के लिए बढ़ेगी सीधी एयर कनेक्टिविटी। इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए जोधपुर से सीधी फ्लाइट होगी। फ्लाइट दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन की व्यवस्था की गई है। हम बात कर रहे हैं सूर्यनगरी, जहां पर 9 शहरों के लिए रोज अब 14 फ्लाइट उड़ती हुई नजर आएगी। डीजीसीए ने देश भर में सर्दियों का फ्लाइट शेड्यूल अब जारी कर दिया है। 27 अक्टूबर से जो फ्लाइट शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा और इस फ्लाइट शेड्यूल के तहत जोधपुर से 9 शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो पाएगी। इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि बंद कर दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी होगी, मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी होगी, अहमदाबाद से सीधी कनेक्टिविटी हो पाएगी, बेंगलुरु के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए भी जोधपुर से सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी होने वाली है। फ्लाइट दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन रहने वाली है। और अब की बार दिवाली पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी। उत्तर रेलवे चलाएगा 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। दिवाली और छठ पर्व के दौरान चलेगी विशेष ट्रेनें। 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विशेष ट्रेनों की 195 फेरी की योजना बनाई गई है। 30 नवंबर तक 3144 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है और करीब 85% त्योहार विशेष रेलगाड़ियां यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और उसके तहत रेलगाड़ी में बढ़ाए जाएंगे अतिरिक्त कोच और बर्थ भी। एनडीएलएस प्लेटफॉर्म पर पहली बार अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग से प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। रेलवे स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जाएगी।
भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए पंडालों के साथ में ही अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र, पूछताछ सह आरक्षण काउंटर, मोबाइल शौचालय, ब्लॉक खानपान स्टॉल, फर्स्ट एड, टिकट, पानी, शौचालय और भोजन सहित तमाम सुविधाएं मौजूद रहने वाली है। यानी कि दिवाली पर अगर आप घर जाना चाहते हैं तो इस बार आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के ठीक बाद में आती है छठ, और छठ पूजा को लेकर भी सभी अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो होती है टिकट की बुकिंग के अंदर, क्योंकि ट्रेन के अंदर अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी और वो भी अनअवेलेबल दिखाती है, और ऐसे में कई बार लोग अपने घर पे नहीं जा पाते। लेकिन इस बार जो रेलवे प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है, अपनी पूरी तैयारी, अपना होमवर्क रेलवे प्रशासन पहले ही कर चुका है, और इसलिए इस बार उत्तर रेलवे ने 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई है। दिवाली और छठ पर्व के दौरान ये विशेष ट्रेनें चलेगी। 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इन विशेष ट्रेनों की फेरी होगी। 195 फेरी की योजना बनाई गई है और 30 नवंबर तक 3144 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है। यानी तकरीबन 85% त्योहार विशेष रेलगाड़ियां, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए चलाई जाएगी। और इसके अलावा भी देखिए, आपके लिए विशेष इंतजाम भी रेलवे के द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं। रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच और बर्थ भी बढ़ा दी गई है, ताकि अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको आसानी से सीट अवेलेबल हो पाए। एनडीएलएस प्लेटफॉर्म पर पहली बार यात्रियों के लिए अलग से प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। रेलवे स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप उस कंट्रोल रूम में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि आपको काफी ज्यादा भीड़ मिलती है। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए पंडालों के साथ में ही अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी कि वेटिंग हॉल भी अलग से बनाए गए हैं। पूछताछ से आरक्षण काउंटर अलग से बनाया गया है, मोबाइल शौचालय बनाया गया है, खानपान के स्टॉल्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको होती है तो फर्स्ट एड की व्यवस्था भी अलग से अपने यात्रियों के लिए की गई है रेलवे प्रशासन के द्वारा। टिकट, पानी, शौचालय और भोजन सहित तमाम सुविधाओं को लेकर इस बार रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से यात्रियों को सेवा देने के लिए तैयार है।